डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एफएससी पार्ट 1 के लिहाज से और फेडरल टेक्स्ट बुक जो न्यू सिलेबस है उसके लिहाज से हम देखेंगे। और टॉपिक जो है उसका नाम है म्यूटेशन। टॉपिक का नाम क्या है? म्यूटेशन। तो सबसे पहले आपको म्यूटेशन का लफ्ज़ी मतलब आना चाहिए। जो म्यूटेशन है हम तब्दीली को बोलते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर किस चीज में तब्दीली आएगी? डीएनए के स्ट्रक्चर में। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है अगर उसके अंदर चेंज आ रहा है तो उसको हम सिंपल वे में क्या बोल देते हैं? म्यूटेशन कह देते हैं। तो तारीफ आप देखें, चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ? डीएनए के स्ट्रक्चर में तब्दीली, डीएनए की साख्त में तब्दीली इज कॉल्ड म्यूटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन हो गई है, तब्दीली आ गई है, क्यों आई है? कोई तो वजह होगी ना। तो ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे एजेंट्स जो तब्दीली लाते हैं, जो म्यूटेशन लाते हैं किस चीज में? डीएनए के स्ट्रक्चर में, उनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं एजेंट्स, अवामिल, फैक्टर्स, चीजें दैट काज, जो सबब बनती हैं किस चीज का? म्यूटेशंस का, उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटाजेंस बोलते हैं। अब ये जो आपके पास म्यूटाजेंस हैं इनकी अगर टाइप्स देखी जाए तो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले नाम याद कर लें, फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। फिर से कौन कौन से हैं? फिजिकल म्यूटाजेंस, उसके बाद केमिकल म्यूटाजेंस, उसके बाद बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। तो फिजिकल म्यूटाजेंस के अंदर हम कह देते हैं कि इंक्लूड का क्या मतलब होता है? शामिल होना। मतलब कि फिजिकल म्यूटाजेंस के अंदर शामिल हैं क्या चीजें? एनी काइंड्स ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस की कोई भी किस्म हो हम क्या कह देते हैं कि वो किस चीज में आती हैं? फिजिकल म्यूटाजेंस में। एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस, गामा रेस, एक्स रेस, रेडियो एक्टिव रेस। ये सारी की सारी रेस जो हैं किस चीज में आती हैं? फिजिकल म्यूटाजेंस में। और ये क्या कर देती हैं? डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये म्यूटाजेंस हैं। और कौन से म्यूटाजेंस हैं? फिजिकल म्यूटाजेंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल म्यूटाजेंस। अब केमिकल म्यूटाजेंस के अंदर मस्टर्ड गैस, नाइट्रस गैस, उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। मतलब जो ऐसे आइसोटोप्स जो रेज खारिज करते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। और रिएक्टिव मतलब कि ये रिएक्शन भी कर सकते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, और इनके साथ साथ फ्री ऑक्सीजन पार्टिकल भी किस चीज में आते हैं? केमिकल म्यूटाजेंस में। अब लास्ट टाइप है, उसका नाम क्या है? बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। अब बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस के अंदर वायरसेस आ जाते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोजन्स। अब ट्रांसपोजन्स का क्या मतलब है? एक आप लोग फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें, एक आपके पास ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन पाए जाते हैं। ये लोकस होगी, लोकस के ऊपर क्या होंगे? जीन। अब ये जीन क्या करते हैं? बालों का जंप लगाते हैं अपनी जगह से एक लोकस से दूसरी लोकस की तरफ। तो ऐसे जीन जो जंप लगाते हैं उनको हम जंपिंग जीन कहते हैं। और इस तरह के जंप लगाना मतलब कि अपनी पोजीशन चेंज करेंगे ना, उसको हम ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। और वहीं से निकला है ट्रांसपोजन्स एरर। मतलब कि जंप लगाया जीन ने, गलती हो गई उससे, मतलब कि किसी और जगह पर जाने थे, किसी और जगह पर पहुंच गए। तो इस तरह की एरर्स की वजह से और वायरसेस की वजह से ये जो गलतियां हैं वो कहां पर आ रही हैं? मियासिस के दौरान या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। तो इन गलतियों की वजह से भी क्या हो सकता है? डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, उसमें स्ट्रक्चर में चेंज आ सकती है। तो इस तरह के म्यूटाजेंस को हम क्या बोलते हैं?
बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। तो सबसे पहले हमने बात की म्यूटेशन की तारीफ, उसके बाद म्यूटेशन की तारीफ, सॉरी म्यूटाजेंस की तारीफ, उसके बाद इसकी टाइप्स। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, मतलब कि ये किस चीज की टाइप्स थी, म्यूटाजेंस की। वो किस चीज की टाइप्स होंगी, म्यूटेशन की। अब म्यूटेशन की टाइप्स में सबसे पहली टाइप है नेचुरल म्यूटेशन और दूसरी क्या है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशंस की अकसाम है ये किस चीज की बुनियाद पर है, म्यूटाजेनेसिस की बुनियाद पर। अब म्यूटाजेनेसिस क्या है कि म्यूटेशन का आगाज कैसे हुआ, मतलब म्यूटेशन के आगाज की वजह से, ओरिजिन की वजह से जो तब्दीली आती है उसको हम क्या बोलते हैं, या म्यूटेशन आती है उसको हम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूटाजेनेसिस की मदद से जो टाइप्स बनेंगी उनको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और इसी तरह अगर म्यूटेशन आ रही है किस चीज की बुनियाद पर, कि म्यूटेशन कहां पर वाक़ हुई है, उस लिहाज से टाइप्स होंगी पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन विच अकर्स नेचुरली, मतलब कि ऐसी म्यूटेशन है जो कुदरती तौर पर वाक़ हुई है और ऑटोमेटिकली किस चीज की वजह से हो, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कुदरती तौर पर होने वाली और ऑटोमेटिकली होने वाली म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल म्यूटेशन। अब ये जो नेचुरल म्यूटेशन है ये कब होती है, जब प्रोसेस चल रहा होगा मियासिस का या डीएनए रेप्लिकेशन का। इसी तरह अगर हम उसकी बात करें तो इसमें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि म्यूटेशन विच अकर्स आर्टिफिशियली, जिसको मतलब मसनूई तौर पर करवाया जाता है, कुदरती तौर पर नहीं होगी, मसनूई तौर पर यह करवाई जाएगी ताकि बनाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट की जाए किस चीज की, न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि एक जानदार है, जानदार की बॉडी के अंदर हम खुद क्या कर रहे हैं, मसनूई तौर पर चेंजेस ला रहे हैं जीन में या डीएनए में, और जो नया जानदार बनेगा वो क्या होगा, पिछले पहले वाले जानदार से हट के होगा, नई अकसाम के जानदार बनेंगे। तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और इंड्यूस्ड म्यूटेशन में क्या आता है कि फिजिकल एंड केमिकल म्यूटाजेंस, ये वाले फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेंस सबब बनते हैं किस चीज का, इंड्यूस्ड म्यूटेशन का। तो उसके बाद बात करते हैं टाइप्स, किस चीज की बुनियाद पर कि म्यूटेशन कहां पर हुई है। तो इसमें पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन शामिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पॉइंट म्यूटेशन है ये क्या होती है। तो जो डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस जो है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, वो आगे पीछे अगर हो जाएं तब जो हमारे पास म्यूटेशन आएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। अगर इसको मजीद देखें कि ऐसी म्यूटेशन जो वाकई होती है ड्यू टू चेंज इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए, के डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका जो सीक्वेंस है अगर उसमें चेंज आ जाए तब हम कहते हैं ये पॉइंट म्यूटेशन है। इसी तरह क्रोमोसोमल एवोल्यूशन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कहते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एवोल्यूशन जो है इसमें क्या होता है कि विच अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या क्रोमोसोम की तादाद में कमी या इजाफा हो जाए, तब जो तब्दीली आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल एवोल्यूशन। तो इसके बाद है कि हमारे पास म्यूटेशन जो होती है उसकी अहमियत क्या है। तो म्यूटेशन के दो पहलू हैं, इसकी अहमियत के नुकसानदेह भी है और फायदेमंद भी है। अब नुकसान कैसे होता है पहले वो बताएंगे, उसके बाद फायदेमंद या बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो कौन से हैं वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्मफुल एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट क्या मतलब होता है, पहलू। तो आप याद रखेंगे कि म्यूटेशंस विच डिक्रीज द फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म,
जानदार की फिटनेस में अगर कमी आ जाए, किस चीज की वजह से? म्यूटेशन की वजह से, तो इस तरह की म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे? हार्मफुल म्यूटेशन। मतलब कि जानदार पूरा नहीं बन रहा, उसकी फिटनेस में कमी बेशी आ रही है। मिसाल के तौर पर जब एक बच्चा पैदा हो तो उसका जो ब्रेन है उसका कोई पार्ट ना हो, तो इसमें भी तो कमी पेशी आ सकती है ना। तो एग्जांपल यही दी हुई है कि बॉर्न विदाउट पार्ट ऑफ ब्रेन, ऐसा जानदार पैदा हो जिसके पास ब्रेन का कोई पार्ट मिसिंग हो, यह भी हार्मफुल एस्पेक्ट है। कैंसर हो गया, वो भी नुकसानदेह है। इसी तरह माइक्रोसिफेली, डोली शाह की चुई का नाम सुना है? डोली शाह की चुई मतलब कि ऐसा इंसान जिसका सर जो है वो बिल्कुल छोटा हो। ऐसे जानदार वैसे इंसान होते हैं जिनका सर बिल्कुल छोटा हो, तो उसको हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। तो इसके अलावा क्लेफ्ट पैलेट, अक्सर देखा होगा जो बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे उनके तालू में स्वाद रह जाता है, तो वो भी क्लेफ्ट पैलेट है। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आती हैं? हार्मफुल इफेक्ट्स में। इसी तरह अगर मजीद देखें, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की तादाद पूरी नहीं होगी, या तो कम होगी या ज्यादा होगी, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, इसी तरह टर्नर सिंड्रोम, कि हमारे पास जो नर खुसरा होता है वो कैसे पैदा होता है, मादा खुसरी जो है वो कैसे पैदा होती है, इनकी डिटेल अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह बताएंगे। तो पहले आप लोग इनके नाम याद कर लें बस। अब आप देखें, हेरिडिटी डिजीज, कुछ विरासती बीमारियां होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में आती हैं जब बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया। सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोनूरिया, इसके साथ डाउन सिंड्रोम, लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे के सारे जो है वो किस में आते हैं? हार्मफुल एस्पेक्ट्स में। इनकी डिटेल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है? बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स। इसका मतलब यह है कि इसका फायदा क्या है? म्यूटेशन जो होती है इसका फायदा क्या है? तो म्यूटेशंस इज कंसीडर्ड एज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का पता है? तब्दीली, इर्तिका को बोलते हैं। जानदार पहले सिंपल थे, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होते गए? कम्प्लेक्स होते गए, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो एवोल्यूशन में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाली चीज क्या है? म्यूटेशन है। इसके साथ अगर देखा जाए कि चेंज इन जीन, जीन के अंदर तब्दीली भी म्यूटेशन कहलाती है ना। तो जो जीन के अंदर चेंज है कैन इफेक्ट्स ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदार की साख्त में, शक्ल सूरत में भी क्या ला सकती है? तब्दीली ला सकती है। जब तब्दीली लाएगी तब जानदार चेंज होते जाएंगे ना, तब हम क्या बोलेंगे कि एवोल्यूशन हो गई है। अब इसी तरह अगर मजीद देखें, दीज इफेक्ट्स आर सो सिग्निफिकेंट, मतलब कि ये जो पहलू है वो इंतहाई अहम है। इसलिए साइंटिस्ट्स आर सस्पेक्ट दैट, साइंसदानों का ख्याल यही है कि चेंजेस इन डेवलपमेंटल जीन, कि जब जानदार की डेवलपमेंट हो रही होती है तब जो जीन होते हैं उनके अंदर जो तब्दीली आती है, हैव हेल्प्ड, वो तब्दीली मदद करती है, हेल्प करती है टू ब्रिंग, लाने में, किस चीज को लाने में? अबाउट लार्ज स्केल एवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, के बड़े जाविये पर, बड़े दर्जे पर जानदारों के अंदर एवोल्यूशन के लिहाज से तब्दीली लाने में डेवलपमेंटल जीन के अंदर तब्दीली भी क्या करती है? अहम किरदार अदा करती है। इसका मतलब क्या है कि एवोल्यूशन में इसका इंतहाई अहम किरदार है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो आपके पास म्यूटेशन है उसका फायदा भी है और नुकसान भी है। तो ये आपके पास टॉपिक जो है हमने हाफ छोड़ा है। कल इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको टॉपिक मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।